की श्रृंगार गौरी के मामले में आज ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे का काम हुआ है। एडवोकेट कमिश्नर बदलने की मांग कोर्ट से खारिज होने के बाद सर्वे के पहले दिन एडवोकेट कमिश्नर ने मस्जिद के तहखाने में 4 कमरे और पश्चिमी दीवार का सर्वे किया है। अब सर्वे के दौरान एडवोकेट के सहायक, वादी और प्रतिवादी के साथ दोनों पक्ष के वकील भी इस दौरान वहां पर मौजूद थे और कल फिर से मस्जिद का सर्वे होना है। लेकिन सर्वे के बीच में राजनीतिक बयानबाजियों का दौर खूब हो रहा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद पर कोर्ट का फैसला आ गया और अब ज्ञानवापी का मसला शुरू हो गया। हुकूमत को मैं ये बता रहा हूं कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया है, लेकिन दूसरी मस्जिद को हम हरगिज नहीं खोएंगे। उनके बयान के बाद से बीजेपी की तरफ से भी पलटवार होना शुरू हुआ। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि ओवैसी अब भड़काना बंद करें, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश न करें। ओवैसी को देश की अदालत पर भरोसा करना चाहिए। वहीं एक तरफ ज्ञानवापी का सर्वे हो रहा है तो दूसरी तरफ अब सर्वे को लेकर के सियासत जमकर हो रही है। ऐसे में सवाल बनता है कि आखिर सर्वे से परहेज क्यों है और सर्वे पर ओवैसी क्यों भड़क रहे हैं? सर्वे से आखिर डर किसको लग रहा है? तो ज्ञानवापी के सर्वे पर ओवैसी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। बात मैं आपको कहने आया हूं, यही बात मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं और आपको ये भी बताने आया हूं और हुकूमत को भी ये बता रहा हूं कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। इंसाफ का कत्ल करके तुमने हमारी मस्जिद को हमसे छीना, आप दूसरी मस्जिद नहीं छीन पाओगे, याद रखो। अब हम तुम्हारी इन बातों का भरोसा नहीं करने वाले कि हम बचाएंगे, नहीं तुम नहीं बचाओगे, हम बचाएंगे अपने मसाजिद को, अपनी तहजीब को इंशाअल्लाह। आकर मुझसे कहते हैं कि नहीं नहीं हम हैं, तुम नहीं है, तुम कभी हमारे साथ नहीं थे, तुम तो हमारे जनाजे जब आते तुम आकर दो दिखावे के आंसू बहाकर चले जाते हो और उसके बाद हमारे बर्बादी के अफसाने कोई लिखकर कोई किताब लिख देता है, कोई मज़ामीन लिख देता है, उसको कोई अवार्ड मिल जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके दरमियान में जिम्मेदारी के साथ खड़े होकर कह रहा हूं कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और है और रहेगी इंशाअल्लाह। 1991 का कानून यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो मस्जिद मंदिर थी वो बरकरार रहेगी और अगर कोई उसके नेचर और कैरेक्टर में तब्दीली पैदा करना चाहेगा तो 91 का पार्लियामेंट का कानून कहता है कि उन पर केस बुक करो, जेल भिजाओ और अगर कोर्ट ने फैसला दिया तो 3 साल की सजा है। तो ये चीज को आपको समझना है। चौथी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो फिरका परस्त ताकतें हैं, और फिरका परस्त ताकतें सिर्फ बीजेपी नहीं है, इसमें कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी है, ये सब ये चाहते हैं कि मुसलमान सिर्फ घर में मुसलमान रहे, जब घर के बाहर रहे निकले तो मुसलमान ना रहे। मैं खाली मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, इनका मकसद एक ही है कि आप मुसलमान रहे तो सिर्फ घर में रहे, घर के बाहर जब निकलोगे तो हमारी तहजीब को। तो बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी के ओवैसी के ऊपर उन्होंने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। ओवैसी अब भड़काना बंद करे। वो लगातार लोगों को भड़का करके सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को बैरिस्टर कहने वाले असदुद्दीन ओवैसी को देश की अदालतों पर भरोसा करना चाहिए। देश की अदालत का जो भी निर्णय होगा वो सबको सर्वमान्य होगा, लेकिन जानबूझ करके बार बार बाबरी पर सवाल खड़े करके वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी चैलेंज करने का काम करते हैं। क्या उनका सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है? क्या देश के संविधान में उनका भरोसा नहीं है? वो देश की जनता को भड़काना अब बंद करें। असदुद्दीन ओवैसी अब भड़काना बंद करें। तो एक तरफ तो आप देख रहे हैं आज सर्वे का काम पूरा हुआ है और कल फिर से सर्वे होना है, लेकिन उससे पहले ही आप देख रहे हैं क्योंकि जिस दिन से सर्वे का नोटिस जारी हुआ है उस दिन से ही इसको लेकर के सियासत खूब हो रही है और आज भी ये सियासत उसी तरह से होती हुई दिखी जब असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से इस बात को दोहराते हुए नजर आए कि बाबरी मस्जिद तो हमसे ले ली गई, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि ये मस्जिद किसी भी कीमत पर हम जाने नहीं देंगे, इसको हम लेंगे और ये हमारी है और हमारी ही रहेगी। और इसमें उन्होंने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि तमाम पार्टियों को निशाने पर रखते हुए कहा कि देश के अंदर सभी
राजनीतिक पार्टियां सिर्फ ये चाहती हैं कि मुसलमान अपने घर के अंदर मुसलमान रहे, जब वो बाहर निकले तो वो मुसलमान ना हो, और इसलिए इस लड़ाई को हम सब लड़ेंगे। इस बात को असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है और इसलिए इस सर्वे को लेकर के जो सवाल हैं वो असदुद्दीन ओवैसी लगातार खड़े कर रहे हैं। 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसका भी हवाला दे रहे हैं और सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई छेड़खानी या इसको लेकर के कोई किसी भी तरह की कोई याचिका या पिटीशन डाल रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कानून यही कहता है। तो कुल मिलाकर के एक तरफ आप देख रहे हैं कि सर्वे के आदेश ही कोर्ट की तरफ से हैं, एक फैसला जो कि बाबरी मस्जिद को कोर्ट करते हुए असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और दूसरी तरफ फिर वो ये भी कहते हैं कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसका भी एक सीधे तौर पर ये उल्लंघन है, और इसलिए हम सभी को इस लड़ाई को लड़ना होगा, और इसलिए मुसलमान अब इस लड़ाई को लड़ेगा। एक मस्जिद हमने गंवाई है लेकिन हम दूसरी मस्जिद को किसी कीमत पर नहीं गंवाएंगे। ये मस्जिद हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी। तो अब ओवैसी के इन बयानों के मायने क्या समझे जाएं, चूंकि कानून और संविधान के अंतर्गत अगर कोई आदेश कोर्ट का है तो उसकी पालना करवाई जा रही है, लेकिन उसको लेकर के अगर सवाल उठने शुरू हो जाएं तो फिर महत्वपूर्ण यह है कि आखिर कैसे ये जो विवाद है वो सुलझेगा। और चूंकि संविधान या फिर कानून का अगर हवाला दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, तो फिर उसके पीछे समझना ये भी होगा कि कोर्ट इन तमाम कानून और इन संविधान को देखते हुए ही उसी के आधार पर अपने जो निर्णय हैं, अपने या जो फैसले हैं या जो आदेश हैं उनको दे रहा है। तो फिर असदुद्दीन ओवैसी को एतराज़ क्यों है? तो आज अपडेट यह है कि 50% से ज़्यादा हिस्सा जो है वो सर्वे उसका हो चुका है, ज्ञानवापी के सर्वे के जो आदेश थे कोर्ट के, और कल बाकी के बचे हुए हिस्से का सर्वे होना है। अब इस सर्वे में जो कि दावा किया गया है श्रृंगार गौरी को लेकर के, क्या कुछ निकल रहा है इस सर्वे के अंदर, जो वीडियोग्राफी हो रही है उसमें क्या कुछ आएगा, और कोर्ट इसके आधार पर आगे क्या फैसला करेगा, ये भी देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि 17 तारीख तक ये जो सर्वे रिपोर्ट है उसको दाखिल कर देनी है और 17 को ही कोर्ट इसको देखेगा और इस पर सुनवाई करेगा। तो एक तरफ तो कोर्ट के आदेश और सर्वे हैं, दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी के राजनीतिक सवाल हैं। इन सब के बीच में ज्ञानवापी का सर्वे है और इसको लेकर के जो विवाद है उसका हल क्या होगा, ये तो कोर्ट के आदेश पर एक तरफ सर्वे है तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी के सवाल हैं, लेकिन इसको लेकर के जो राजनीति हो रही है उसके मायने क्या हैं, आज इस पर चर्चा करते हैं। फिलहाल दो मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कृष्ण मोहन पांडे जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। और फखरुल हसन चांद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। फखरुल हसन चांद जी, आपका भी स्वागत है। कृष्ण मोहन पांडे जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करूंगा, चूंकि अभी आपने असदुद्दीन ओवैसी को सुना होगा, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि एक बाबरी मस्जिद तो छीन ली गई उनसे, लेकिन अब कोई मस्जिद वो छीनने नहीं देंगे, ये मस्जिद उनकी थी, उनकी है और उनकी ही रहेगी। कैसे देखते हैं इस बयान को आप? देखिए, क्या है कि जो कह रहे हैं वो सिर्फ रूप से इस समाज में एक वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं, समाज का सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम न्यायालय, हम अधिवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, और दूसरी तरफ उसी न्यायालय की मानना कहना है। तो मैं उनको एक सामाजिक अपराधी भी मानता हूँ कि इस तरह से जो देश में दंगा भड़काने का, देश से सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। वो बार बार एक हवाला दे रहे हैं 1991 के एक कानून का। मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि 1991 में जब कानून आया तो उसमें ये लिखा गया था 1947 में जो भी न्यायालय में विचाराधीन जो जिस पर करेगा सजा, मंदिर है हो रहा है वही करेगा। परंतु उनको इस बात का भान होना चाहिए कि ज्ञानवापी का मामला पहली बार 1928 में आता है। भारत सरकार बनाम 3 मोहम्मद के नाम से मुकदमा दायर होता है और 1935 में उसका फैसला आता है कि श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन होना चाहिए। 1991 में पुनः उससे रोक लगती है और इससे लगता है मात्र, तो इससे जो होता है मात्र 6 महीने का होता है। फिर अगले दर्शन पूजन के लिए लोग जा सकते हैं, परंतु हिंदू पक्ष के जो महिलाएं हैं उन लोगों ने बर्बरता सीधा जाके दर्शन किया, बल्कि वो लोग हाई कोर्ट गए और वो लोग कोर्ट में गए और कोर्ट में जाकर अपनी बातें कही। कोर्ट में प्रवेश के लिए आदेश किया और अब न्यायालय अपना कार्य और उसका पालन कराने के लिए काम कर रहा है। और किसी जैसा व्यक्ति जो कहता है एक अधिवक्ता हूँ, ऐसे व्यक्ति यदि समाज से इस तरह की बातें करते, न्यायालय को सामना करते हैं तो लोगों पर कार्रवाई होगी।
फखरुल हसन चांद जी, आपका भी रिएक्शन चाहूंगा। किस तरह से देखते हैं, एक तो अब असदुद्दीन ओवैसी जो बात कह रहे हैं उसमें वो इस बात को भी जोड़ते हैं साथ में कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही इस तरह से है, उसमें वो समाजवादी पार्टी का भी जिक्र करते हैं कि आप सब लोग ये चाहते हैं कि मुसलमान घर के अंदर मुसलमान रहे, बाहर वो मुसलमान ना बने। इस बात को भी वो साथ में कोट कर रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान के मायने कैसे देखे जाएं? इसको ठीक करा। दूसरी चीज की भारतीय जनता पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये दोनों लोग एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, जो संदेश इनका पहुंचता है, ओवैसी साहब उस संदेश को लेके जो देश में मीडिया के सामने आते हैं और अपनी बात रखते हैं। तो ये दोनों ही लोग, ये आज ओवैसी साहब की आप बात कर रहे हैं कि अगर कि वो न्यायालय का सम्मान नहीं कर रहे, उसके फैसले को नहीं मान रहे, तो आप थोड़ा पीछे चलिए। जब बाबरी मस्जिद का मामला चल रहा था, तब भी भारतीय जनता पार्टी उनसे जुड़े हुए लोग ये कहते थे कि नहीं, मत फैसला सुप्रीम कोर्ट का कुछ भी हो, लेकिन वहां मंदिर बनेगा ही बनेगा। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या ओवैसी साहब हो, इन दोनों ही दलों को ना संविधान में विश्वास है, ना न्यायपालिका में विश्वास है। इसलिए ये कहना कि सिर्फ ओवैसी साहब की ये भाषा है, नहीं, ये तो सिक्के के दो पहलू हैं। भारतीय जनता पार्टी की भी यही भाषा है और ये भारतीय जनता पार्टी की भी यही भाषा है और ओवैसी साहब की भी यही भाषा है। दूसरी बात कर देता हूँ। अरे भाई, मैं तू मैं बहस नहीं करता हूँ। आपकी आवाज एक तो क्लियर आ नहीं रही है, इसलिए जब आप बोलिएगा मुझे समझ में भी नहीं आएगा। दूसरी बात मैं कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के मित्र, आप बताइए कि 2017 से तो उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, तो न्यायालय में उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्यों वीडियोग्राफी ना हो इसके 3 बार शपथ पत्र दे चुका है जिला प्रशासन वहां का। इस पे आपका क्या कहना है? आप भी तो उसी रास्ते पे हो, आप भी कहाँ चाहते हो कि वीडियोग्राफी हो? आपने आज, मैं जब भी इस सवाल को पूछता हूं तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता हमको इस इश्यू पे डिबेट पे मिलते हैं, वो बगले झांकते हुए मिलते हैं। तो आप एक तरफ तो कहते हो कि नहीं, वहां पे आप जब टीवी डिबेट में होते तो आप कहते हो कि सर्वे होना चाहिए, लेकिन जब आपको कोर्ट में मौका मिलता है तो आप कहते हो सर्वे नहीं होना चाहिए। तो आपका ये दोहरी मापदंड जो है, दोहरा रुख जो है, वही तो ओवैसी साहब का भी है, वही भारतीय जनता पार्टी का भी है। क्योंकि आप दोनों ही नफरत की राजनीति करना चाहते हो, हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाना चाहते हो। उनके जो मुद्दे हैं, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, उनसे आप ध्यान हटाना चाहते हो। और दोनों लोग हमेशा से, आप बोलते हो और वो जवाब देते हैं, फिर आप बोलते हो फिर वो जवाब देते हैं। ये चलता आ रहा है। आज देश ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी हो या ओवैसी साहब हो, ये दोनों ही सिक्के के दो पहलू। नहीं, लेकिन फखरुल हसन चांद जी, कोर्ट का आदेश है कि सर्वे होना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि ये सही है? चूंकि इसका विरोध भी हुआ, जब कोर्ट ने आदेश दिया तो वहां पर जब पहुंची टीम तो फिर वहां विरोध होना शुरू हो गया। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, आप जब विरोध की बात करते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 2017 से है, दोबारा से उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या इस मामले में कि वीडियोग्राफी ना हो, माननीय न्यायालय में जिला प्रशासन ने शपथ पत्र नहीं दिया है? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, फिर मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। कृष्णमोहन पांडे जी, जवाब दीजिए। देखिए क्या है कि हाथ अंक कहा गया ना कि हाथ अंकर को आरती क्या, पढ़े लिखे को भारतीय क्या। सामने से दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी न्यायालय ने जो आदेश किया उसका पालन करा रही है। हम वीडियोग्राफी करा रहे हैं, वीडियोग्राफी कराने में आप देखेंगे संख्या बुलावे पर जिस मस्जिद में, जिस ज्ञानवापी मस्जिद में मात्र 4 लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति है, वहां पे हजारों की संख्या में भीड़ सकती है और वीडियोग्राफी ना उसके लिए रोकने तक की नौबत आती है। नहीं, लेकिन कृष्णमोहन पांडे जी, फखरुल हसन चांद जी का कहना यह है कि देखिए, ये तो कोर्ट का आदेश है ना, और कोर्ट आदेश दे रहा है कि वीडियोग्राफी होनी है तो प्रशासन को तो सहयोग करना ही पड़ेगा। लेकिन प्रशासन ये कहता है, चूंकि चूंकि शासन आपका है, इसलिए आप लोग अगर ये कहेंगे कि ये वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए तो सवाल आपके ऊपर खड़ा होगा। इसका क्या जवाब है? क्यों आपका वाराणसी का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है कि वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए? हम जो है उस आदेश का न्यायालय, ये देश संविधान चलेगा और संविधान जो है, न्यायपालिका जो है संविधान का एक अंग है और न्यायपालिका ने हमें आदेश किया तो उसका हमने पालन किया।
अब दर्द उन लोगों को हो रहा है जो इसमें को रोकना चाहते थे, दर्द उन लोगों को हो रहा है जो आज दर्द उनको हो रहा है, दर्द उनको हो रहा है जो आज तक हिंदू समाज में राजनीति करते रहे हैं, दर्द उनको हो रहा है जो आज तक जातिवादी व्यवस्थाओं में जीते रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अब ऐसे लोगों की राजनीति समाप्त हो चुकी है, जो वास्तविकता है सामने आएगी और ये संविधान चलेगा, चलेगा ताकि किसके। चलिए ठीक है कृष्ण मोहन पांडे जी, अब जवाब सुन लीजिए। फखरुल हसन चांद जी जवाब दीजिए। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने अभी भी जवाब नहीं दिया। आपकी सरकार 2017 से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और जिला प्रशासन अगर वो 3 बार शपथ पत्र देगा, और ये मैं जो बात कह रहा हूँ ये तो कोर्ट में आपने शपथ पत्र दिया कि वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए, उस पर आप गोल मोल जवाब दे रहे हो कि न्यायालय, अरे न्यायालय का फैसला तो आप कौन होते हो, आपको मानना ही पड़ेगा क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। आप जो सरकार में बैठे हो वो भी संविधान की वजह से ही बैठे हो, तो देश के संविधान में आपको विश्वास रखना ही पड़ेगा, न्यायपालिका से इसमें विश्वास रखना ही पड़ेगा। अखिलेश की सरकार थी, आपकी सरकार थी, और यही काशी और छोटा सा और उसके लिए लगभग 10,000 से ऊपर बड़ी वो लोग बात करते हैं शासन की, प्रशासन कैसे उत्तर ये उत्तर प्रदेश से था, गुंडई से कार्य करती थी, वीर तंत्र हावी था, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वीर तंत्र से कुछ नहीं होने वाला है। आपको बता दें यही देश था और यही उत्तर प्रदेश था। बानों के केस में न्यायालय ने सड़क पर उतर और वही समय आराम से लेकिन वोट हम न्यायालय में बिहार में जनता ने हम परिवारवादी के सामने लेके आ रहा हूँ, समाज को तोड़ने वाले देश को भी जानना चाहिए कि आप क्या हो, जोड़ने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी संविधान विश्वास करती है। ठीक है, लेकिन फखरुल हसन चांद जी, लेकिन ओवैसी के बयान का क्या आप लोग खंडन करेंगे कि कम से कम जो बात वो कह रहे हैं, चूंकि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एक मंच में एक तकरीर को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं हमने बाबरी को तो खो दिया लेकिन ये मस्जिद हम नहीं खोने देंगे, ये जो स्टेटमेंट वो कोट कर रहे हैं इसको किस तरह से आप देखेंगे? क्या समाजवादी पार्टी इसका खंडन करती है? चित्रांश जी, मैंने अपनी बात की शुरू में ही ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी हो या ओवैसी हो, इस सिक्के के दो पहलू हैं। भारतीय जनता पार्टी कुछ कहती है और ओवैसी साहब के पास संदेश जाता है कि आपको उसको जवाब देना है, और ये ही करते हुए ये देश में हिंदू मुसलमान और नफरत की राजनीति ये दोनों दल करते हैं। तो ओवैसी साहब को मैं समझता हूँ कि चाहे ओवैसी साहब हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इन दोनों दलों को देश के संविधान में विश्वास नहीं है, तो इन दोनों दलों से क्या आप उम्मीद करते हैं? इसी तरीके के बयान की उम्मीद आप ओवैसी से भी कीजिए और इसी तरीके के बयान की उम्मीद आप भारतीय जनता पार्टी से भी कीजिए। कृष्ण मोहन पांडे जी, देश का माहौल खराब करने की कोशिश आप लोग भी करते हैं। देखिए, आपको बता दूं यही देश था 2017 में, यही उत्तर प्रदेश था। 17 से पहले की व्यवस्था देख लीजिए, 12 से 17 में किस तरह से यही उत्तर प्रदेश था। छोटी छोटी घटनाओं में 750 दंगे होते थे, यही उत्तर प्रदेश था। सब जाकर बच्चियों के रेप होते थे, यही उत्तर प्रदेश था कि एक सामान्य व्यक्ति किसी के पास से तो किसी के मकान से, किसी के दुकान से, किसी के व्यवसाय से कब्जा कर लिया करता था। और आज यही उत्तर प्रदेश है। दंगा तो दूर, बाबा जी की सरकार में, पूछी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में एक पत्थर उठा के लेके वो पत्थर की तरह ढेर न हो गया, उस उत्तर प्रदेश में लोग कहिएगा कि उत्तर प्रदेश के शासन तो बेहतर शासन का शासन है। पूछिए योगी आदित्यनाथ जी के बेहतर मनोबल मस्तिष्क का जो है व्यवस्था है कि जहाँ उत्तर प्रदेश में दंगा तो छोड़ दीजिए, विचार नहीं कर सकता है, छोड़कर भागते और दंगाई। नहीं, ये सब ठीक है, लेकिन मुझे बताइए कि भाई देखिए, एक ही सिक्के के दो पहलू होने के आरोप क्यों लग जाते हैं कृष्ण मोहन जी? क्योंकि आप जो बात कहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी का जो रिएक्शन होता है, कह दिया जाता है कि वो आपकी बी टीम है, आप जो कर रहे हैं उसका एक्शन का रिएक्शन उधर से आना बिल्कुल तय है, क्योंकि अगर एक लाइन आप पकड़ेंगे तो दूसरा दूसरी लाइन पकड़ेगा, और इसलिए माहौल को कहीं ना कहीं जो चीजें चल रही हैं स्मूथली, उसको आप लोग कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। ये आरोप क्यों लगता है आप लोगों के ऊपर?
मैं पूछता हूँ, ज्ञानवापी मामले में भारतीय जनता पार्टी क्या पार्टी बाजी है क्या? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पदाधिकारी पक्षकार है क्या? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति उसको ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़ा हुआ है क्या? भारतीय जनता पार्टी का काम है, शासन में है, तो यदि न्यायालय कोई भी आदेश देता है तो उसका पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। और रही बात वहाँ पे पक्षकारों की, इस देश में हर नागरिक स्वतंत्र है अपनी बात करने के लिए, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से। यदि किसी नागरिक को कोई समस्या होती है, अपने धार्मिक योजनाओं को संचालित करता है, तो न्यायालय के पास दे सकता। उन 5 महिलाओं को भी ऐसा लगा कि मैं बात सरकार गौरी का हमें न्यायालय के पास अपने नागरिक का प्रयोग किए। चलिए, इस बीच हमारे साथ महंत राजूदास जी भी जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख कर लेता हूं। महंत राजूदास जी, बहुत स्वागत है आपका। महंत राजूदास जी, एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि आज सर्वे का काम जो है लगभग 50% हो गया है, जो बचा है वो कल होना है, लेकिन पॉलिटिकल जो बयानबाजियां होती हैं आज भी जारी हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे कि बाबरी तो आपने हमसे छीन ली, लेकिन ये आप लोग लिख के रख लीजिए कि ज्ञानवापी हमारी है, हमारी थी और हमारी ही रहेगी। कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को महंत राजूदास जी? स्वतंत्र है, यह देश जनतंत्र से चलता है, यह मुल्क संविधान से चलता है। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अगर मातृशक्ति कोर्ट गई, कोर्ट जाने के बाद कोर्ट ने यह डिसीजन लिया कि हाँ इसकी वीडियोग्राफिंग होनी चाहिए, ये लोग विरोध कर रहे थे। इन लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, यहाँ तक कह दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, आरएसएस की साजिश है, हिंदुत्व की साजिश है। अरे भाई, ये हिंदुस्तान है, आपको पता है विदेशी आक्रमणकारी जिस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति को तोड़ने के लिए जो धार्मिक जगह थे उसके ऊपर तोड़फोड़ किया, लूटपाट किया, जनभावना को आहत करने के लिए जितना से जितना हो सकता था उन लोगों ने वो कार्य किए, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप एक नहीं 1000 देख सकते हैं। तो ये तो हम जबरदस्ती, जैसे आप जबरदस्ती कर रहे थे कि जब कोर्ट आदेश दिया तो आप वहां नारा लगवाना शुरू कर दिए। आपने कहा कि नहीं ये हिंदू अंदर नहीं जा सकता है। अयोध्या में तो मैंने कभी नहीं कहा, राम जन्मभूमि की सर्वे हुआ, सर्वेक्षण हुआ, खुदाई हुआ, उसमें कई पंथ कई मजहब के स्पष्ट वहां लगे हुए थे। मुस्लिम चीफ जस्टिस थे, जज थे, वहां पूरा तत्व विभाग के लोगों में भी मुस्लिम थे। हमने कभी विरोध किया क्या? कभी नहीं विरोध किया। तो आपको तकलीफ क्यों होता है? नहीं, लेकिन महंत राजूदास जी, क्या आपको लगता है कि आस्था से जुड़े हुए ये जो प्रकरण है या आस्था से जुड़े हुए जिन चीजों को लेकर के विवाद है, क्या ये एक राजनीतिक एजेंडा है? क्योंकि उसमें राम मंदिर भी, बाबरी मस्जिद भी, ज्ञानवापी भी, फिर उसके बाद मथुरा का भी जिक्र, इन सबको जब हम लोग एक लाइन में देखते हैं तो फिर ये कह दिया जाता है कि ये राजनीतिक एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्या राजनीतिक एजेंडे नजर आते हैं ये? नहीं, मैं फिर मैं काउंटर करना चाहता हूँ। इसके नाते नहीं, क्योंकि यहाँ तो ना बीएचपी गई है पार्टी बनकर, ना आरएसएस गई है पार्टी बनकर, ना बीजेपी गई है पार्टी बनकर। इसी के ऊपर तो आप आरोप लगाते हो, बाकी किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाते हो। अभी तक होता क्या था, मेरी बात को अन्यथा भी मत लीजिएगा। यह देश धर्म के आधार पर बंटवारा होता है। हिंदू हिंदुस्तान में, मुसलमान पाकिस्तान में। फिर भी कौन मांग किया था? हमने तो मांग नहीं किया था ना। जो मुस्लिम बहुत अपने आप को बहुत बड़े समझते थे, जो मुस्लिम अपने आप को कहते थे कि नहीं मुझको अलग देश चाहिए, वो लोग मांग किए थे ना। हुआ किए भी लोग, लेकिन हमने फिर भी उसके बावजूद भी हम अपने कुछ मुसलमानों भाइयों को मनाया और मनाकर हिंदुस्तान में रखा। हम अपने से भी कहीं ज्यादा पावर उनको देकर रखा है। अल्पसंख्यक की दर्जा अभी अल्पसंख्यक है, तो कहने का मतलब है कि अभी तक हमारी बात को सुनता कौन था? कोई नहीं सुनता था। कहीं सुनते तो क्या हमको कोर्ट जाना पड़ता? क्या कोर्ट की दरवाजा खटखटाना पड़ता? क्या आप तो तुरंत हमला दंगा स्टार्ट कर देते हो? रामनवमी का पर्व था, साल में एक बार मनाए जाते हैं। आपने पत्थरबाजी शुरू कर दिया, आपने क्या क्या नहीं किया। तो जहां आपकी चलती है
भाई आपके पूर्वजों की चली तो क्या नहीं किया। लेकिन महंत राजू दास जी देखिए, एक सवाल और उठा इसी चर्चा के अंदर, आप थोड़ा सा देर से जुड़े हमारे साथ में। फखरुल हसन चांद जी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनका ये कहना है कि चलिए सब ठीक है, कोर्ट का आदेश है, उसके आदेश पर जो हो रहा है वो होगा ही, क्योंकि वो तो प्रशासन को कराना है। लेकिन लोकल प्रशासन जो है उसने 3 बार ये याचिका लगा दी, अर्जी लगा दी कि इसका सर्वे नहीं होना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन तो 17 के बाद से योगी आदित्यनाथ या भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, इसलिए इसका पॉलिटिसाइज इसको करके या इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश होती है। इसलिए चर्चा में बैठ के कहते हैं कि सही है और प्रशासन आपका कहता है कि सर्वे नहीं होना चाहिए। तो क्यों ना कहा जाए कि इसको लेकर के जो राजनीति है वो हो रही है अपने स्तर पर। महंत राजू दास जी, अपने स्तर से कोई नहीं चुक रहा है, एक से बयानबाजी है। देखिए ओवैसी जी क्या कह रहे हैं, कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवी क्या कह रहा है, कुछ मुस्लिम धर्मगुरु क्या कह रहे हैं। ठीक है भाई, यह देश स्वतंत्र है, हर व्यक्ति को अधिकार है पूजा की, पद्धति की, अपने हिसाब से देश में रहने का, अपने हिसाब से संवैधानिक तरीके से अपने बात कहने का। तो अगर कुछ हिंदू वर्ग की माताएं अगर पूजा की अनुमति के लिए कोर्ट गई है तो इसको आप किसी पार्टी से नहीं जोड़ना चाहिए। आपने कहा कि ये जैसे अयोध्या में हो गया, आप मथुरा की भी मांग करते हैं, आप काशी की भी मांग करते हैं, तो हाँ ये विषय है, ये विषय क्यों नहीं रहेगा। इसके नाते क्योंकि आप देख सकते हो कि आज से ये लड़ाई नहीं है, कई सौ वर्ष से ये लड़ाई चलते चला रहा है। ये मैं थोड़े नहीं कह रहा, इस्लामिक बुद्धिजीवी ने इसको लिखा। भाई ज्ञान वापी को किसने तोड़ा, ये मैं नहीं लिखा हूँ। मैं अभी बोलूंगा तो लोगों को तकलीफ होने लगेगा, लोग विरोध करना शुरू कर देंगे, लोग उल्टी सीधी बातें करने लग जाएंगे। मैं उन्हीं लोगों से पूछता हूँ जो लोग आपका टीवी चैनल डिबेट में बैठकर वो अल्लाह की कसम खाकर बोल दे, अगर वो ओरिजिनल मुसलमान है, अगर ये 5 वक्त की नमाजी है, अगर उनकी आस्था इस्लाम में है, तो मैं डंके की चोट पे कहता हूँ वो कह के दिखा दे कि हाँ यहाँ इस्लामिकों ने, इस्लामिक आतंकवादियों ने, विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ। ठीक है, चलिए फखरुल हसन चांद जी, ये पॉलिटिकल एजेंडा क्यों लगता है और ये आपको क्यों लग रहा है कि इस तरीके का माहौल जानबूझकर बनाने की कोशिश है, क्योंकि इसमें वादी पक्ष तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी, तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित कैसे नजर आने लगता है। देखिए, आपने अगर ताजमहल की याचिका देखी तो ताजमहल में जो याचिका करता थे वो कौन है, किस दल से, किस दल के नेता हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ताजमहल पे क्या हुआ हाईकोर्ट में वो एक अलग विषय है, वो न्यायपालिका का विषय है, उस पर हम नहीं जाते हैं। लेकिन जो इनसे जुड़े हुए संगठन है, इनसे जुड़े वो ही तो देखिए एक बात और भी है, जैसे धार्मिक लोग हैं, अभी आदरणीय महंत जी बोल रहे थे, वो धार्मिक व्यक्ति है, वो सनातन धर्म के जानकार हैं, मुझे उनकी बात पे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि वो देखिए वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या उनके धर्म गुरु हो, वो अपनी बात कह सकते हैं, स्वतंत्र हैं। उस पर हम राजनीतिक दल है, मुझे कुछ नहीं कहना है। हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो एक राजनीतिक दल है, हमें उनकी नीयत पे सवाल है। हम बार बार जब कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने बहुत ही लंबी चौड़ी बातें की, लेकिन हमने जो सवाल किया था उसका जवाब वो आखिरी तक नहीं दे पाए, वो फिर चले गए दंगों में। तो एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय में नहीं बनती है कि दंगे हुए नहीं हुए, वो आप देख लीजिए, केंद्र में भी आपकी सरकार है, एजेंसियां भी आपकी हैं, उसमें लिखा है उत्तर प्रदेश में कितने दंगे हुए, पढ़ लीजिएगा, बहुत समय। फिर आप कहते हो जमीन कब्जा होती थी, तो देश की इसी उच्च न्यायालय ने माननीय उप मुख्यमंत्री जी को नोटिस भेजा था एक जमीन कब्जा करने के बारे में, वो भी कोर्ट से आदेश है, उसको भी पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात, आप कहते हो समाजवादी पार्टी के समय पे गुंडाई होती थी, तो मैं आपको तीसरी बात बताता हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय है यहीं पे लखनऊ में, वहां पे एक प्रोफेसर, उन्हीं ने क्या कहा नहीं कहा वो एक डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए छात्र संगठन वो जाते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और जब वो प्रोफेसर मुकदमा लिखवाने थाने जाते हैं तो उनका मुकदमा नहीं लिखा जाता है। हाँ, प्रोफेसर साहब से 4 मुकदमे आज की तारीख में लिख गए हैं, वो आज भी अपने इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनका चाल और चरित्र और चेहरा बहुत अलग है। ये जो आपके सामने बैठे हुए इस समय, ये चलिए ठीक है, आपने फिर से वही सवाल उठाया है,
मैं इसका जवाब एक बार फिर से कोशिश करूंगा कि दे दें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर कुलपति तिवारी जी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है। महंत हैं आप काशी विश्वनाथ मंदिर के। कुलपति तिवारी जी आपका स्वागत। और इसके अलावा हमारे साथ मदन मोहन यादव जी भी जुड़े हुए हैं जो कि अधिवक्ता हैं हिंदू पक्ष के। मदन मोहन यादव जी आपका भी स्वागत है। मदन मोहन यादव जी आपके पास आ जाता हूं मैं, चूंकि एक तो आज हम लोगों ने देखा वीडियोग्राफी हुई, थोड़ा उसके बारे में बताइए। 50% आज हुआ है, बाकी कल होना है। और दूसरा, इसको लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं खासतौर से पॉलिटिकली हम लोग जो देख रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी इस बात को कहते हुए नजर आए कि ये बात आप लोग समझ लें अच्छे से, बाबरी ले ली है लेकिन ज्ञान वापी हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी। कैसे देखते हैं इसको? मदन मोहन यादव जी आपका रिएक्शन चाह रहा हूं मैं। इस समय जिन विषयों को वो सारे बिंदु हमें आज प्राप्त हुए हैं। वहां पे नागर शैली के बने हुए मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है और साथ में खंडित मूर्तियां और उसमें पिलर, तहखाना। यह विचित्र मस्जिद है कथित ज्ञानवापी, इसके नीचे देव विग्रह है खंडित, उसका वास्तु विन्यास और उसकी उत्तर भारतीय के मंदिर की शैली का, नागर शैली का मंदिर का खंडहर, और उसमें केवल टोपी पहना दी गई है। इससे कोई मस्जिद नहीं बन जाता है, यह मस्जिद है। और मित्र, इन सब चीजों का आज अवलोकन किया गया और सारे वो तथ्य जिनको हमने इस पिटीशन में डाला वो सब कुछ प्राप्त हुआ है। हम आश्वासित हैं यदि कल कार्रवाई पूर्ण नहीं एडवोकेट कमीशन की होती है तो परसों भी होगी। तो मदन मोहन यादव जी अभी बाकी क्या रह गया है? क्योंकि आज आप कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें आप लोगों ने वीडियोग्राफी की है, अभी कल क्या होना बाकी रह गया? अभी कौन कौन सी जगह हैं जहां कल आप लोग जाएंगे? यह चूंकि अधिवक्ता आयुक्त के द्वारा दी गई व्याख्या अदालत की प्रॉपर्टी है, इसलिए इस बिंदु पर मैं बहुत ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा, खुलासा नहीं करना चाहूंगा, परंतु वो बिंदु सब कुछ प्राप्त हुए हैं जिसको हमने पिटीशन में डाला था। भगवती श्रृंगार गौरी, भग्नावशेष, नागर शैली के मंदिर का, वो सारे बिंदु प्राप्त हुए। जी ठीक है। डॉक्टर कुलपति तिवारी जी अब मैं आपके पास आता हूं। देखिए कल भी आप हम लोगों के साथ चर्चा में थे, आपने वो सारे एविडेंस दिखाए और आप तो पूरा दिखा रहे थे कि प्रमाण क्या है उसके, लेकिन आज फिर से मैं कोट करता हूं, असदुद्दीन ओवैसी स्पष्ट कह रहे हैं कि आप लोग ये समझ लें ज्ञान वापी हमारी थी, हमारी है, हमारी ही रहेगी। बाबरी आपने ले ली, ज्ञान वापी नहीं लेने देंगे। डॉक्टर कुलपति तिवारी जी, ऐसा है कि भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी वाराणसी के सांसद जब अपना स्वीट ड्रीम प्रोजेक्ट लेके आए थे तो विश्वनाथ मंदिर को जो है विस्तारीकरण के अंतर्गत एक कॉरिडोर की योजना बनाई, तो कितने मंदिरों के उधर तो हम लोग नहीं बोले, ओबीसी साहब नहीं बोले, हमने त्याग किया, हम लोग हिंदुओं ने त्याग किया कि वो अच्छी एक योजना थी, एक अच्छी जो है बाबा महिमा मंडित होने वाली थी। 17 अहिल्याबाई के बाद प्रधानमंत्री ने जो है उसका पुनरुद्धार किया, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अब मस्जिद का जहाँ तक था, मस्जिद तो इनका है। साहब साहब मैं शुरू से चिल्लाते आ रहा हूँ, आज भी मेरे पास तमाम तथ्य प्रमाण है। जानते जो इतिहास जानता है वो प्रमाण बोलता नहीं, इनका इतिहास नहीं मालूम ये है कौन, इनको यही नहीं मालूम कि मस्जिद की स्थापना किसने की थी, किसने बनवाया था। और दूसरा कि प्रथम तल पे इनका मस्जिद जो 300 टोपा रख देने से नहीं हो जाता है। आपने टोपा रख दिया आपका मस्जिद, नमाज पढ़ दे। पहले जानते हैं 1931 में 7 लोगों को नमाज पढ़ने के जो है आदेश थे, आज भी लिखा पढ़ी के साथ है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग ध्यान नहीं दिए, फिर बढ़ते गए। आपने देखा होगा कि उस समय जब आया था पिछले बार कमीशन, ये मस्जिद के अंदर निकल आए, किस सुरंग से निकले, कैसे आए, ये लोग नहीं बता रहे। कल जानते हैं कल जो हुआ था के नमाज आजमगढ़ से, लोहता से, भदोही से, रामनगर से मुस्लिम बंधु आए थे, नमाज पढ़े, पहली बार पढ़े। ये दिखाने के लिए हमारे पास जो है हमारी जो तादाद से नहीं लड़ रही है। अब सिद्धांत 1947 वाले सिद्धांत की बात है, 1947 के बाद जो भी ये तरह की बात है उसको निपटारा भी करने का नहीं है। ये नहीं है कि ओबीसी साहब का कर देना हम, अरे आप खोए क्या है, आपको हथियार के बैठे खोना पड़ेगा आपको। जब पहले से चिल्ला रहे, कब आप जो है स्वयं ओबीसी साहब कंफ्यूज है। वो मंदिर है, मंदिर का हिस्सा है, मंदिर रहेगा। अयोध्या में ने क्या मांगा, बाबर का इतिहास बिगाड़ है, यहाँ औरंगजेब का कोई नाम है नहीं, औरंगजेब बारे बोलना है नहीं। ये मस्जिद तो कब बना इनको यही नहीं मालूम है। ये मेरे मंदिर पे कब्जा करके बनाए
ओबीसी साहब राजनीतिक नहीं, तो वो मस्जिद वहां पर आपको लग रहा है मस्जिद को लेकर के तो कोई विवाद ही नहीं फिर तो कुलपति तिवारी जी? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये कोई विवाद है ही नहीं। ये एक वाद खड़ा जा रहा है, राजनीतिक किया जा रहा है। मदन मोहन यादव जी कुछ कहना चाह रहे थे अभी बीच में मुझे। जी, मैं ओवैसी के द्वारा जो दिया गया स्टेटमेंट है, यह व्यक्ति संपूर्ण भारतीय राजनीति में नींबू की तरह है। दूध में अगर एक बूंद भी पड़ जाता है तो वो फट जाता है, वह विकृत हो जाता है। इस ढंग की ये राजनीति करता है, जोड़ने वाली राजनीति कदाचित नहीं करता। और दूसरी बात, इस बात को कह रहे हैं ये श्रीमान जी कि हमने बाबरी खो दी, अब अयोध्या मथुरा नहीं खोएंगे। तनिक अपने सोचे, अपने पुरखों के संदर्भ में सोचे, उनके पुरखे कौन थे? हिंदू थे, उनके रगों में बहता हुआ रक्त हिंदू का है। और दूसरी बात याद रखिए, राम जन्मभूमि आंदोलन के पूर्व भारत में जो जमीन मुसलमानों को इतनी विस्तारित प्राप्त थी, आज क्या दशा हो गई? उनकी संख्या विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। इसका तनिक उन्हें अंदाजा नहीं है। इसको वो सोचे, अपनी जमीन खोते जा रहे हैं और भारत में वो आइसोलेट हो रहे हैं, जनता उनको अनदेखा कर रही है। अब वो नहीं, मदन मोहन यादव जी, एक चीज और थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से ये अर्जी लगाई गई कोर्ट में कि इसकी वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए? क्योंकि फखरुल हसन चांद जी यहाँ पर बता रहे थे कि ऐसी अर्जियां लगाई गई लोकल प्रशासन की तरफ से कि वीडियोग्राफी ना करवाई जाए परिसर की। वो इस विषय पर उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, परंतु प्रशासन कोर्ट के विस्तृत आदेश और समस्त बिंदुओं का पर सूक्ष्म से आदेश दिया गया है, इसलिए यह उनका प्रार्थना पत्र प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किया गया है प्रशासन द्वारा। जी डॉक्टर कुलपति तिवारी जी, स्थानीय प्रशासन कह रहा है कि भाई उसकी वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए, वो तो वहां पे जाके अर्जियां लगा रहा है। देखिए, स्थानीय प्रशासन जो है वो सबका है, तो सब सारे हिंदू धर्म सभी धर्मों के लिए है। उसने ये प्रयास किया, लेकिन उसका प्रत्यावेदन को जब न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया, इसलिए कि हम ऐसा नहीं चाहते कोई ऐसी भावना, क्योंकि तभी जब कार्रवाई शुरू नहीं हुई तो बीसी साहब जो लगे राजनीति कर रहे, समाजवादी लगी राजनीति कर। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी कांग्रेस से इस मंदिर मस्जिद का क्या बात, उनका क्या लेना देना? क्या इन लोग जागीर है कि हम लोग ही जागीर है? हिंदू पक्ष में जाने का, धर्मपुर में जानेंगे, ये लोग क्या जरूरत है राजनीति करने की? चलिए, फखरुल हसन चांद जी मुस्कुरा रहे हैं भाई, एक रिएक्शन में ले लेता हूं। फखरुल हसन चांद जी, भाई स्थानीय प्रशासन तो कहेगा ही कि कोई सामंजस्य न खराब हो जाए। चांद साहब, मुझे लग रहा है शायद आपकी ऑडियो म्यूट है, एक बार अनम्यूट कर लें। ऑडियो आ गई सर, आवाज आ गई, बात रखें। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जितने बैठे हुए हैं सब आदरणीय हैं। ये सब ये अगर सब ऐसी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े हो जाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं? भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर वो सरकार ये कह रही है कि वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए, 3 शपथ पत्र दे रही है, तो कम से कम कहना ही चाहिए कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पक्ष में नहीं है कि उसकी वीडियोग्राफी हो। लेकिन इसके बाद भी आप यही कहेंगे कि नहीं, उनका काम है। नहीं, लेकिन शासन, लेकिन ठीक है चांद साहब, लेकिन शासन और प्रशासन तो दो अलग अलग बॉडी है ना भाई। शासन ने अपने लोकल जो उनके इनपुट से उस पर कहा कि नहीं होना चाहिए। प्रशासन इस बात को कह रहे कि शासन ने कब मना किया? शासन ने तो नहीं कहा कि नहीं हम नहीं कराएंगे या हम इंटरफेयर कर रहे हैं कि नहीं। अब कोर्ट ने जो आदेश दिया उसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। नहीं आयुष जी, सरकार क्या होती है, जिला प्रशासन क्या होता है, अगर हमें आपको ये बताना पड़े तो फिर बड़ी समस्या है। अरे फखरुल हसन चांद जी, यही तो मैं कह रहा हूं ना कि शासन और प्रशासन, भाई प्रशासन अपना काम कर रहा है ना। प्रशासन ने बताया कि यहाँ पर नहीं कराइए, उसको लगा होगा कि ये आपसी सामंजस्य खराब हो सकता है, लेकिन कोर्ट के आदेश को आखिर तो एग्जीक्यूट वही करवा रहे हैं ना। इसमें सरकार का रोल कहां पर है? सरकार ने कब कहा कि नहीं आप रुकवा दीजिए? शासन और प्रशासन तो अलग अलग बॉडीज हैं। अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कोई आदेश जारी किया होता कि नहीं वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए, तब आप सरकार पर उंगली उठाइए। कैसी बात कर रहे हैं आप? बात कर रहे हैं अगर जिला प्रशासन
सरकारी पार्टी विश्वनाथ मंदिर है और वही गुरौलिया चौराहा है जहाँ पे अखिलेश जी की सरकार से बटुकों को और संतों को लड़कियों से पीटा गया, उनको बर्बाद किया गया। चलिए कृष्ण मोहन पांडे जी, एक बार पहले बात सुन लीजिए। कृष्ण मोहन पांडे जी, पहले बात तो सुनिए आप, पहले बात तो सुनिए। फखरुल हसन चांद साहब कह क्या रहे हैं, एक सेकंड पहले थोड़ा सा धैर्य रखें। फखरुल हसन चांद जी, वो जो याचिका दाखिल है, उस याचिका में सरकार को पार्टी बनाया गया है। सरकार की जो पार्टी है, सरकार की तरफ से जिला प्रशासन ने शपथ पत्र दिया है, वो सरकार ही है, वो जिला प्रशासन कोई अलग नहीं है, वो तो सरकार ही है। और जब सरकार ने दिया है तो हम क्यों ना भारतीय जनता पार्टी की नीयत पे सवाल उठाए, क्यों ना कहें हम उनको। अगर दूसरों पे सवाल उठ सकते तो क्यों भारतीय जनता पार्टी पे सवाल नहीं उठेंगे, उनकी नीयत पे सवाल नहीं उठेंगे। तो मैं तो इसीलिए बात, चाहे ओवैसी हो या जनता पार्टी हो, पहलू है अलग अलग मेरा चश्मा बहुत नजर आते हैं। 1928 में पहली बार भारत सरकार। चलिए ठीक है, इस बीच मेरे साथ मित्रेश चतुर्वेदी जी भी जुड़े हुए हैं, मैं एक रिएक्शन उनका भी ले लेता हूं। सर स्वागत है आपका इस चर्चा में। मित्रेश जी, कैसे देख रहे हैं ओवैसी के इस बयान को? एक तरफ तो यह है कि कोर्ट के आदेश हैं कि भाई वीडियोग्राफी हो जाए वहां पर, आज वीडियोग्राफी हो गई, कल भी होनी है, लेकिन ओवैसी कह रहे हैं ये आप लोग समझ लीजिए कि ज्ञानवापी हमारी थी, हमारी ही रहेगी, उसको कोई ले नहीं सकता है। देखिए, ओवैसी जैसे लोगों ने ही इस देश का माहौल खराब किया है। ज्ञानवापी पर इतना बड़ा कोई हंगामा होना नहीं था, लेकिन ओवैसी जैसे चंद लोगों ने अपने फायदे के लिए, समाज को लड़ाने के लिए और माहौल खराब करने के लिए ऐसे बयान देते हैं। जब कोई मामला कोर्ट में चल रहा है, आप कैसे बयान दे सकते हो इस तरीके का? कैसे आपको अधिकार मिला कि कोई मामला जब कोर्ट में है, कोर्ट उसका सर्वे करा रहा है, कोर्ट उसका अध्ययन कर रहा है कि क्या तथ्य है, कौन सही है, कौन गलत है, और आप कहते हो कि मस्जिद हम लेके रहेंगे? कैसे ले लोगे? तुम्हारे बाप का राज है क्या ओवैसी? कैसे ले लोगे तुम? अरे भाई, जब तक कोर्ट निर्णय नहीं लेगा तब तक आप कैसे ले लोगे कोई चीज? नहीं, लेने की तो बात ही नहीं, वो तो कह रहे हैं कि वो तो हमारी ही है, आप नहीं ले सकते उसको। अरे कैसे आपकी है? आक्रांताओं ने तोड़कर मंदिर को और मस्जिद बनाई, और एक मंदिर की बात नहीं है, सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त करके मस्जिद बनाने का काम औरंगजेब जैसे आक्रांताओं ने किया था। एक मंदिर की बात नहीं है, सैकड़ों मंदिर है जो तोड़कर। अरे ये बताइए कि आपके कौन से मस्जिद में नंदी की प्रतिमा लगी होती है? बताइए हमको। आपका मूर्ति पूजा निषेध है, और आपका कहा जाता है कि मस्जिद हराम की कमाई से नहीं बननी होनी चाहिए, उसके लिए मस्जिद के लिए जमीन होनी चाहिए, वो खरीदी हुई होनी चाहिए, और आप मंदिर की जमीन पर नमाज पढ़ते हो। आपका धर्म क्या कहता है? मैं पूछता हूं आपसे, क्या कहता है आपका धर्म? एक तरफ कहते हो हलाल के पैसे से मस्जिद बनाई जाती है, और दूसरी तरफ मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाकर उसमें नमाज पढ़ते हो। लेकिन मित्रेश जी, उनका कहना यह है कि अगर हर चीज के साथ आप लोग विवाद को जोड़ देंगे तो फिर वो कहां नमाज पढ़े अपना जाकर के? ये विवाद तो जोड़ देते हैं आप लोग, वो तो उनके धार्मिक स्थान है जहां पे वो नमाज अदा कर रहे हैं, आपने विवाद जोड़ दिया उसके साथ। अरे विवाद हमने नहीं जोड़ा है, विवाद तो औरंगजेब ने जोड़ा था जब मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का काम किया था। जब आप मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाएंगे तो विवाद तो खड़ा होगा, और यह तो एक न्यायिक प्रक्रिया है भाई, ये समझिए। कोई व्यक्ति अपने अधिकार के लिए कोर्ट जा सकता है या नहीं जा सकता, देश में उसका अधिकार है, और ये कोर्ट का अधिकार है कि कोर्ट उसका सर्वे करा सकता है, तथ्यों की जांच कर सकता है, और जो सही हो वो निर्णय। चलिए ठीक है मित्रेश जी, आप किसी बात के साथ आज की चर्चा में यही समाप्त करूंगा। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, आज मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो कोर्ट के आदेश पर आज आपने देखा कि ज्ञानवापी के अंदर 50% हिस्सा ऐसा है जहां पे सर्वे हुआ है, और अब कल बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है वहां पे सर्वे होना है। लेकिन इसके साथ जो राजनीति हो रही है वो कहां जाकर के रुकेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज सवाल तो बनता है, मेरे साथ फिलहाल इतना है।